Hello everyone, we are again starting the first chapter Indian economy on the eve of independence। ये हमने कर लिया था कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि चलो पहले कर लेते हैं। सेकंड फीचर है इसमें, जो सेकंड पॉइंट है वो फीचर्स। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे। ये हमने 4 कर लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हो गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं था कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो या कम्युनिकेशन का सिस्टम हो अच्छा वाला, या एनर्जी का भी, मतलब लाइट वगैरह भी इतनी नहीं होती थी उस टाइम पे। हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स की, जब उन्होंने हमारा सिस्टम सारे बंद कर दिए, बेकार कर दिए ना, तब हम उनकी लाई हुई मशीन्स थी, उनकी लाई हुई बाइसिकल वगैरह या उनके ऑयल्स, उन पे डिपेंड हो चले गए। बिल्कुल ही डिपेंडेंस कर ली उन्होंने हमारी उनके सामान के ऊपर। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अब सब एग्रीकल्चर में लगे रहते थे, तो बाहर गांव में, शहर में कोई नहीं जाता था, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन भी बहुत कम होने लगी। सेमी फेडरल इकोनॉमी क्या होता है कि ना तो सरकार ही हमारी इकोनॉमी चला रही है, ना प्राइवेट कंपनीज ही इकोनॉमी चला रही है। ये इसमें हमारी इकोनॉमी में दोनों का हिस्सेदारी है, सरकार की भी और प्राइवेट कंपनीज की भी। उसे बोलते हैं कि मिक्स सेमी फेडरल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होता है, अब ये कॉलोनियल मतलब कि हम अंडर रूल थे, मतलब किसी के अंडर थे जो हमें रूल कर रहा था, तो उसने बेनिफिट के लिए वही चीज़ें की, हैवी ड्यूटीज़ लगाई हैं, रॉ मटेरियल लिया है सस्ते में, और जो हमारे आर्टिस्ट थे, हैंडीक्राफ्ट और आर्टिशियंस थे ना, उन्होंने उनके काम को बंद करने के लिए फोर्स किया है और हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, इसमें ना ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ना जो 3 सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी सिर्फ 3 ही सेक्टर पे डिपेंड करती है। इनकम, या जिसे जीडीपी भी काउंट करते हैं, कुछ भी काउंट करते हैं, तो मेनली 3 सेक्टर आते हैं। वैसे तो देखो एक टाइटल के नीचे ना बहुत सारे सब टाइटल आते हैं, बट मेनली कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन, या इंटरनेशनल अफेयर्स भी बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट हम एलेबोरेट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें लो प्रोडक्टिविटी थी। जैसे अब इसमें देख सकते हो, आपको ये टेबल है ना, इसमें गैप देख सकते हो 1947 की प्रोडक्शन का और 2016 एंड 17 की प्रोडक्शन में कितना गैप है। अब वीट का, अब इसमें देखो आप, ये तो हेक्टेयर का है कि पर हेक्टेयर लाख टन्स में ही देख लो आप, 984 तो कितना ज़्यादा गैप है ये। तो उस टाइम पे जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी, मतलब कि डिपेंडेंसी इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे थी, या ट्यूबवेल्स पे थी, या नहरें होती थी, तो वो भी सीज़न के हिसाब से कि बारिश आएगी तो नहर में पानी आएगा वरना नहीं आएगा, उसी हिसाब से थी। तो ये भी अनसर्टेन था। डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब कि सिर्फ अपने गुजारे के लिए फार्मिंग करना, ये भी बहुत ही चलन में था उस टाइम पे। और ये था कि भैया, ये मैंने जमींदार वाला सिस्टम बताया ना, उसको एलेबोरेट किया है कि ना ऑनर्स और टीलर्स ऑफ द सॉइल ये अलग अलग थे, तो इनकी मौज थी, पर ये लेबरर्स को बेचारे को बेयर मिनिमम मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, कि ना लैंड्स की जो होल्डिंग्स थी वो बहुत छोटे छोटे पीसेस में होती थी, कि कहीं पे तो जैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती थी, कहीं पे बिल्कुल ही कम होती थी। अब चाहे आप इसको ऐसे मान के चल जो कि एक खेत में कहीं कहीं पे होती थी, या कि एक खेत में होगी दूसरे में नहीं हुई प्रोडक्शन, उस हिसाब से कि अलग अलग फ्रेगमेंटेड होता है, डिफरेंट अलग अलग। लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर थे। अब लैंड रिवेन्यू सिस्टम ये जिम्मेदारी वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया इसके पॉइंट्स, कि परमानेंट ऑनर तो जमींदार रहेगा भैया, और फिक्स्ड अमाउंट हमें सरकार को देनी है, और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम कितना भी, और टीलर्स को बेयर मिनिमम ही मिलता था। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि जैसे वो ना जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ना जैसे पहले नील नहीं चलता था कि वाइट कपड़ों में नील देंगे तो वो थोड़े फ्रेशली लगते थे, थोड़े ब्लूइश, तो वो इंडिगो, वो ब्लू कलर है जो वो प्लांट से लेते थे,
अब प्लांट उसकी प्रोडक्शन करते थे। अब प्रोडक्शन करते थे, एक ये ना इनको एक ऐसा प्लांट था जो सॉइल को ख़राब कर देता था, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो कर देता था। अब इसकी वजह से ना इंडिगो की जो टेक्सटाइल जो भी इंडस्ट्री थी इंडिगो की, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स सिर्फ इसको करते थे कि भैया तुम्हें यही क्रॉप उगानी है और हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तो उनको फोर्स किया जाता था। तो उसकी वजह से दूसरी किसी चीज़ की फार्मिंग भी करना हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन ही नहीं बचता था लैंड में। अभी 7 पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर के। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने क्या क्या किया। अब ये है हैंडीक्राफ्ट्स को डीके कर दिया। आपको पता ही है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है हमारे सिस्टम में, क्योंकि अब डीके का ऐसा हुआ है कि उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लेके आए थे। अब इसमें आगे भी देख सकते हैं हम, इसी में ऐसी ही है कि टैरिफ पॉलिसी उन्होंने ऐसी लगा दी कि टैक्स रेट बढ़ा दिए। टैक्स टैरिफ मतलब एक्सपोर्ट जो रॉ मटेरियल था वो ले जाते थे फ्री में, और जो इंपोर्ट था ब्रिटिशर्स का वो भी फ्री कर दिया था उन्होंने। बट जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थी ना, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स उसको महंगा कर दिया, और जो अपने फेवर में थी उसको सस्ता कर दिया, उसको टैरिफ फ्री कर दिया। ये इनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी इंडिया को ब्लैकलिस्ट करने की। डिसअपियर ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब जब ब्रिटिशर्स आए ना, उन्होंने सबसे पहले प्रिंसली कोर्ट्स को अबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये जब बाहर रहते थे ना, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल रेपुटेशन बनती थी हमारे हैंडीक्राफ्ट की। अब इन्होंने यही बंद कर दिया तो भैया रेपुटेशन भी गई भाड़ में, सारा सब कुछ मिट गया। फिर तो अब कुछ बिल्कुल ही हो गया कि भैया अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था उनकी बात मानने के अलावा। कंपटीशन था जो मशीन मेड से वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि जो क्वालिटी होती है ना हैंडीक्राफ्ट की और मशीन मेड की कितनी डिफरेंट होती है। वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम हाथ से बनाते हैं, क्योंकि हर एक बारीक चीज़ अपने हाथ से आँखों से देख के बनाना उसमें बहुत डिफरेंस होता है जो मशीन मेड होती है, क्योंकि मशीन मेड में प्रिंट डाला और बन के तैयार। वो चीप भी होते हैं, और जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब ये मशीन में डाल दिया भैया पैटर्न और नई चीज़ बन के आ गई, तो वो बहुत चीप भी था, तो उसका डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि वो सस्ता भी तो था ना। अब ये सस्ती चीज़ के सामान की ना डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। अब रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन उन्होंने कैसे की, क्योंकि उनको सामान ले जाने में और ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उन्होंने रेलवे स्टार्ट किया। हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स को श्रिंक कर दिया था, पर उनको तो चाहिए था ना भाई हम अपना सामान कैसे लेके जाएं, तो उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट की।